Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are sound, safe, and healthy. In our previous lecture, we have studied Newton's first law of motion, its practical applications with examples. In today's lecture, we are going to discuss Newton's second law of motion. It is very important law for both point of view. So let's start. According to Newton's second law of motion, when a net force acts on a body, it produces acceleration in the body. When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force. क्या मतलब है इस बात का कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो वो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन. ठीक है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी वो बॉडी मूव करती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके अंदर क्या चीज़ पैदा होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन पैदा होती है. ठीक है, अब एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? एक्सेलरेशन उसी तरफ होगी जिस तरफ आपने फोर्स अप्लाई की है. बात समझ आ रही है? क्या मैंने कहा कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी क्या करती है? मोशन में आ जाती है. जब वो मोशन में आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है. जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर क्या चीज़ पैदा होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. अब वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस तरफ आप क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक हो गया बेटा? अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं? पहली स्टेटमेंट अगर देखें कि एक्सेलरेशन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस नेट फोर्स की जो आपने अप्लाई की है. ठीक है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स. तो ये मैं आपको एक तरह से ये समझें कि आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी. जब आप नेट फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर तो क्या चीज़ पैदा होती है? एक्सेलरेशन पैदा होती है. किसके अंदर? बॉडी के अंदर. ठीक हो गया बेटा? व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी in the direction of net force. The magnitude of acceleration is directly proportional to net force. ये जो बात मैंने अभी की कि उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नेट फोर्स के. मींस जितनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी. आप जितनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर उसकी इतनी एक्सेलरेशन क्या होती है? उसकी इतनी स्पीड ज़्यादा होती है, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं उसकी चेंज होगी और इस तरह उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो जितना आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे बॉडी की एक्सेलरेशन उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो पहला पॉइंट या पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई. एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. इसको आपने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना. ठीक हो गया बेटा? अच्छा, दूसरी बात क्या है? The magnitude of acceleration is directly proportional to net force acts on a body and inversely proportional to its mass. ठीक हो गया? पहली बात कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, और दूसरी बात क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के. तो आप दूसरी बात लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी. ठीक है, उस बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो एक्सेलरेशन. ये दो बातें आपने याद रखनी है. तो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ एक मरतबा डेफिनेशन को. डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ नेट फोर्स acts on a body it produces acceleration in the body in the direction of net force. The magnitude of acceleration is directly proportional to net force and inversely proportional to its mass. ठीक है, ये डेफिनेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की. ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें, फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड. ठीक है, फोर्सेज अनबैलेंस्ड होती हैं. जब फोर्सेज अनबैलेंस्ड होती है, मैंने कहा था ना, जब आपके पास फोर्सेज बैलेंस्ड हो तो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है. ठीक है ना, बैलेंस कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है. लास्ट लेक्चर में हमने इसकी चीज़ को डिस्कस किया था. फिर मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन चैप्टर नंबर 4. तो बहरहाल जब फोर्सेज अनबैलेंस्ड हो जाती हैं तो क्या चीज़ पैदा होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. जब फोर्सेज बैलेंस्ड होती हैं तो एक्सेलरेशन क्या होती है आपके पास? जीरो. ठीक है, या कांस्टेंट. लेकिन जब फोर्सेज अनबैलेंस्ड हो जाएं तो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो एक्सेलरेशन वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट फोर्स के, जो फोर्सेस पे अप्लाई हुई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के. ठीक है, मीन्स जितना ऑब्जेक्ट हैवी होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है तो आप देख लें उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? स्लो होगी, कम होगी. ठीक है ना, ट्रक की एग्जांपल ले लें. ट्रक का मास क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है. उसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है. उसके मुकाबले में आप मोटर कार ले लें तो उसका मास कम होता है ट्रक के मुकाबले में, और उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है. तो ये बेस्ट है आपके लिए एग्जाम्पल जो क्या कहते हैं डिफ़ाइन करती है न्यूटन के सेकेंड लॉ को. ठीक हो गया बेटा? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं. ये डेफिनेशन न्यूटन की सेकंड लॉ की जो मैंने अभी आपको बताई है. ठीक है, आपके पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं.
एक आपके पास इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 1 मैं इधर लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन आती है एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट फोर्स के, ठीक है, और एक्सलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास ऑफ बॉडी के। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देना है। ठीक हो गया बच्चे? तो आप उसके बाद क्या करेंगे, आपने कंबाइन कर देनी है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। जब आप कंबाइन करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों के अंदर एक्सलेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सलेशन आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे नोमिनेटर में आपके पास फोर्स है और डिनोमिनेटर में क्या है, मैस है। ठीक हो गया? तो ये इस तरह की क्वेश्चन बनेगी आपकी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मास जो है वो शिफ्ट हो जाता है किसके साथ, एक्सलेशन के साथ। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कंडीशन बनती है एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है ना, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए, ये कंडीशन आपके पास बनती है। सही हो गया? प्रोपोर्शनलिटी को आप किस में चेंज कर दें, इक्वालिटी में। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो इस केस में भी कांस्टेंट आएगा, ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के एम ए। ठीक हो गया? इस के को क्या कहते हैं, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है इसको। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दिस केस इट इज़ 1। ठीक है, तो 1 को आप लिखें या नहीं लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ऑफिशियल जो मैथमेटिकल फॉर्म आती है वो क्या आती है, एफ इज इक्वल टू एम ए। दैट इज़ द ऑफिशियल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो क्या बात है, जो मैंने आपको 2 इक्वेशन बताई उसमें क्या मतलब था कि आप जब एक्सलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फोर्स, ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स बढ़ाते हैं तो एक्सलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन जब मास ज़्यादा हो जाए तो एक्सलेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि एक्सलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, मास के। तो 2 जो पॉइंट या 2 इक्वेशन जो मैंने आपको बताई, पहली इक्वेशन आपको बताई थी कि एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मींस फोर्स जितनी ज़्यादा होगी एक्सलेशन उतनी ज़्यादा होगी, फोर्स जितनी ज़्यादा हो मास जितना ज़्यादा होगा एक्सलेशन उतनी कम होगी। तो ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मैंने इनको हमने अभी सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ये आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या है, इक्वेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है। बात समझ आ गई बच्चे? अच्छा, ये खैर मैंने आगे भी डिस्कस की हुई है इसको, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब वही बात जो हमने पीछे रिपीट की है, इंक्रीजिंग फोर्स इंक्रीजिंग एक्सलेशन। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी आपके पास एक्सलेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आपके पास एक ट्रॉली है, ठीक है, अक्सर आपने कार्ट देखी होगी, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो अगर उस पर स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी एक्सलेशन भी क्या होगी, स्मॉल। अब उस पर अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएं तो वो ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगी, मूव करेगी। तो फोर्स ज़्यादा होगी तो उसकी एक्सलेशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। पहली कंडीशन है न्यूटन के लॉ की, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट कंडीशन है कि एक्सलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नेट फोर्स के। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं, इंक्रीजिंग मास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब देखें कि इसके अंदर कोई सामान वगैरह नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो इसका मास क्या है, कम है। इसका मास कम है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। अब उसके मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें, अब इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, ग्रॉसरीज आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है, तो अब आप देखें कि इसका मास ज़्यादा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ की जो दूसरी कंडीशन है उसको फुलफिल करता है कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मास ऑफ बॉडी। ठीक हो गया बच्चे? तो ये दोनों कंडीशनें मैंने यहाँ पे आपको एज आ पिक्टोरियल वे बता भी दी। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, उसके अलावा एक और आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दूँ न्यूटन के लॉ की। ठीक है, न्यूटन के लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट मैच के दौरान, आप में से मोस्टली बच्चे देखते होंगे क्रिकेट मैचेस या खेलते भी होंगे। तो जब कोई प्लेयर वगैरह या कोई खिलाड़ी आप देखो कैच करता है, उसकी तरफ कैच आता है, तो आपने देखा होगा, आप ख़ुद भी इंशाल्लाह आप इसको अगर इसके बाद इस क्या कहते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को सीखने के बाद, देखने के बाद, जब आप ख़ुद इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, जब आप खेलने जाएंगे कैच पकड़ेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि जो मैंने बात की थी वो 100% ट्रू थी। ठीक है, या आप मैच देखते हुए खिलाड़ियों को अक्सर देखें जब वो कैच पकड़ते हैं तो उनका वही रिएक्शन हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि जब वो कैच उनकी तरफ आता है, वो कैच पकड़ते हैं, तो वो उनका जो हैंड होता है या हाथ होते हैं वो पीछे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स अप्लाई होती है, फोर्स अप्लाई होती है तो वो पीछे की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या होता है, उनके हाथ मूव करते हैं। इस तरह नहीं होता कि कैच आया एकदम से उन्होंने पकड़ लिया और उनके हैंड वगैरह मूव ना करें, ऐसी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, कैच आता है तो वो कैच को फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कैच पकड़ा तो उनके हाथ थोड़े से क्या होते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं, मूव करते हैं। ठीक हो गया ना, अपनी जगह से वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्ज़ाम्पल है। ठीक हो गया? अब इसको मैं आप और ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ कि वो जहाँ से अगर मूव करते हैं, ठीक है, तो
इनिशियल वेलोसिटी उनकी आ जाएगी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल बॉल मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जैसे यहाँ तक पहुँची, जाहिर है अब ज़ीरो हो गई, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक हो गया। टाइम आपके पास फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं 1 सेकंड टाइम लगा, 1 सेकंड के अंदर ये काम हुआ, ठीक है, या 2 सेकंड ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो आपको पता है एक्सलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पढ़ाया है मैंने आपको ये बात। एक्सलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। अब फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, इस केस में देखें, स्पेसिफिक केस में कि बॉल फाइनल वेलोसिटी पे क्या हो जाएगी थी, ज़ीरो हो गई थी, तो ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 5, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5, और टाइम मैंने क्या लिया 1, तो एक्सलेशन कितनी हो जाती है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस केस के लिए, इस केस के लिए। तो एक्सलेशन आपके पास क्या आ गई, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक्सलेशन अगर इस केस के हिसाब से देखूँ, ठीक हो गया, अगर मैं इस केस के हिसाब से एक्सलेशन को देखूँ तो बॉल आई और उसी वक्त रुक गई, ठीक है, मींस कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर पर सेकंड के पॉइंट उससे आ रही थी, ठीक हो गया, और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई उसी टाइम आपके पास, हम फॉर एग्जांपल सपोज 0.5 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें आप, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप देखेंगे आपके पास आता है क्या कहते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वी एफ इज़ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक हो गया, 0-5 डिवाइडेड बाई 0.1, और इससे भी कम टाइम लगेगा। तो ये आप देखें, इसको अगर सॉल्व किया जाए -5 डिवाइड बाई 0.1, तो पॉइंट मूव कर गया, 10 ऊपर आ जाता है, ये आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर फोर्स अप्लाई करना निकालना चाहें तो इसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे यहाँ पे फोर्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में, ठीक हो गया। मैं आपको एक जनरल सा प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि इस केस में फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में वो जो प्लेयर है, वो जो खिलाड़ी है, उसको उसके हाथ ज़ख्मी होने का खदशा भी है, उसके हाथों को इंजरीज़ भी आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ड बॉल होती है, जब वो हाथ पे लगेगी तो उसको इंजरीज़ आ सकती हैं। तो इस केस में उसके क्या कहते हैं, इंजर्ड होने के चांसेस भी हैं। लेकिन ये जो केस होता है ये सेफ़ केस होता है, इसलिए सारे प्लेयर जो होते हैं, जितने खिलाड़ी भी होते हैं, वो जब कैच करते हैं तो इसी तरह उनकी जो हैंड होते हैं वो बैक मूव करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बात समझ आ गई। दैट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन है उसकी। अच्छा जी, उसके बाद आप देख लें कि आप फोर्स कम अप्लाई करते हैं तो एक्सलेशन कम होती है, जब आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ये देख लें एक्सलेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एक्सलेशन ज़्यादा होगी कब, जब आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये उसकी एप्लीकेशंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया बेटा, एनिमेशंस हैं। मास कम है तो वो तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है, उसकी एक्सलेशन ज़्यादा होगी। मास ज़्यादा है तो उसकी एक्सलेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मैंने आपको ट्रक और कार की एग्जांपल दी, ये उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक हो गया बच्चे। इसी तरह फ़ुटबॉल की एग्जांपल है, आप देखें फ़ुटबॉल के अंदर तो मोमेंटम का भी वो आ जाता है, क्या कहते हैं, सिनेरियो। मोमेंटम आप इंशाल्लाह इसके बाद हम मोमेंटम जब पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूटन के लॉ के बाद, तो हम देखेंगे मोमेंटम का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको प्रूव भी करेंगे, इस रिलेशन को हम बाकायदा प्रूव भी करेंगे, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद देखें, ये भी एप्लीकेशन है कि वो मास कम है तो उसकी एक्सलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। मास ज़्यादा है, ठीक है, आपकी तरह कोई बैठा हुआ है ज़्यादा, जिसने माशाल्लाह जिसका वेट ज़्यादा है, तो उसकी एक्सलेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, ये कुछ उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैं बता चुका हूँ आपको, समझा चुका हूँ ये चीज़ें ऑलरेडी, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि मैंने आपको बताया कि एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक हो गया। इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, एफ इज़ इक्वल टू के एंड एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारे पास आ गया ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम, ठीक हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने क्या कहते हैं उसमें इक्वलिटी में चेंज किया, तो हमारे पास के हमारे पास कांस्टेंट आ गया, ये हो जाएगा एफ इज़ इक्वल टू के एम है, के की जगह वैल्यू पुट कर दी 1, तो एफ इज़ इक्वल टू एम है। ये हमारे पास रिलेशन आया था, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। आसान सा, बड़ा आसान सा ला है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। एसआई यूनिट जो फोर्स का होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और न्यूटन किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एफ किसके बराबर था, एम ए के। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एम का व्हाट इज मेंट बाय एम होता है किलोग्राम, और ए से एक्सेलरेशन बनता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये याद रखना है, ठीक है ना, ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
1 न्यूटन किसके बराबर होता है? याद रखना 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास 1 न्यूटन के बराबर होता है। ये अक्सर आप इंशाल्लाह जब आगे भी जाएंगे स्पेशली फ़र्स्ट ईयर में तो आपके सामने इस तरह की चीज़ें आएंगी जब आप डायमेंशन वगैरह फाइंड करेंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि 1 न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक हो गया बेटा? इसी तरह न्यूटन को अगर डिफ़ाइन करें तो न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स 1 Newton is that force which produces acceleration of 1 meter per second square to the body of mass 1 kg। 1 न्यूटन ऐसी फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स है जो आप अप्लाई करते हो किसी भी बॉडी पे, और वो बॉडी कितनी एक्सलेशन एक बॉडी पे अप्लाई करते हो और बॉडी का मास कितना है? 1 किलोग्राम, और वो बॉडी एक्सलेशन कवर करती है, कितना एक्सलेशन कवर करती है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे आप क्या कहते हो? 1 न्यूटन। देखें 1 न्यूटन वो फोर्स है कि जब आप 1 न्यूटन फोर्स को किसी बॉडी पे अप्लाई करो, ठीक है, और बॉडी का मास हो 1 किलोग्राम और वो बॉडी डिस्प्लेस करे, मूव करे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो आप इसको क्या कहते हो? 1 न्यूटन कहते हो। बात समझ आ गई? दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। हिटिंग अ बेस बॉल हार्डर द हिट हार्डर द फास्टर द बॉल गोज। जितना तेज़ी से आप बॉल को हिट करेंगे उतनी तेज़ी से मूव करेगा, मतलब जितना फोर्स आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे एक्सलेशन उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक हो गया? इस तरह लोडेड और अनलोडेड ट्रक की एग्जांपल्स हैं कि लोडेड ट्रक जो है उसकी एक्सलेशन क्या होगी? कम होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अनलोडेड ट्रक की एक्सलेशन ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास क्या होगा? कम होगा, ठीक है, लोडेड ट्रक के मुकाबले में, ठीक है। एक्सलेटिंग और डी एक्सलेटिंग अ कार, इसकी ये भी एग्जांपल है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। मैंने कहा था अभी आपको एग्जांपल भी बताई थी कि एथलीट जब कैच पकड़ते हैं तो वो भी एक एग्जांपल है किसकी? न्यूटन से। वहाँ पे भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फिनोमिना यूज़ होता है। ठीक हो गया बेटा? तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इंशाल्लाह मैं उसको अपलोड भी कर दूँगा गूगल क्लासरूम में। असाइनमेंट ये है कि आपने जो मैं आपको पहला लॉ मैंने आपको पढ़ाया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का जो मैंने आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोई भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपने करनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक उधर भी 2-3 आपको मैंने एप्लीकेशन बताई थी। एप्लीकेशन थी ग्लास वाली कि ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड था, उसके ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ था, तो आपने कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाई की तो ड्यू टू इनर्शिया ये क्या हुआ? अपनी पोजीशन पे ही रहा। कार्डबोर्ड तो डिस्प्लेस हो गया इस जगह से, कॉइन अपनी पोजीशन पे ही रहा। कॉइन के नीचे जब सपोर्ट ना रही तो कॉइन किधर आके गिर गया? ग्लास के अंदर। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। इसी तरह और भी बहुत सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। मैंने आपको ट्री की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी। आपने क्या करना है? एक शॉर्ट सा क्लिप बनाना है, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 to 30 सेकंड्स, ठीक है ना, इससे ज़्यादा का ना हो। या आप कह लें कि चलें अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है वो है तो 1 मिनट का क्लिप बना लें, ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना। 1 मिनट का क्लिप बनाएं और उसमें आपने छोटा सा बिल्कुल एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे के बताना है, थोड़ा सा बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट की वीडियो, शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट की वीडियो वो आपने बनानी है और आपने उसको मेरे नंबर पे क्या कर देना है? अपलोड कर देने हैं, भेज देनी है मेरे नंबर पे अपने नाम के साथ। ये आपकी होम असाइनमेंट है, पहली असाइनमेंट है, ठीक है। मेरा नंबर है 031344825505। इस नंबर पे आपने क्या करना है? छोटी सी वीडियो बनानी है 1 मिनट की, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि उस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन याद रखें वो रिलेटेड होनी चाहिए किससे? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। आपके पास नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, 3-4 तो मैंने आपको बताई थी, तो आप उनको भी, उनमें से भी किसी एक को आप यूज़ करके उस पर वीडियो बना सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आ रही होगी, आप इनको देख रहे होंगे, क्योंकि आपकी होम असाइनमेंट्स आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, ठीक है। 60% आपका वेटेज एग्जाम्स का होगा और 40% वेटेज आपका असाइनमेंट्स का होगा। तो ये याद रखें कि अपनी असाइनमेंट्स को टाइमली सबमिट करवाना है आपने, ठीक है। जो आपके पास ड्यू डेट हो उससे पहले पहले आपने क्या करना है? सबमिट करवा देना है। नंबर मैंने आपको दे दिया, आपने मेरे नंबर पर वो वीडियो अपनी क्या करनी है? सेंड कर देनी है विद योर नेम योर क्लास। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।